अब्दुल हमीद गुल, सारे तनाज़े की जड़ इज़राइल, सारे मसले का जड़ इज़राइल और इज़राइल की बाउंड्रीज ही नहीं डिफाइंड, क्या करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरत। इट वाज अ प्लेजर लिसनिंग यू। और ये वो बातें हैं जो मेरे ख्याल में बहुत ही कम किसी ने, बल्कि शायद कोई भी ये बात नहीं कर रहा। एंड आई विश कि मैं ये सोचता था कि कोई ये करेगा। तो चलें, आज अल्लाह ताला ने ये मौका दिया। और बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है, क्योंकि आप ये भी देखिए कि जो प्रोफेसीज है उसके मुताबिक कि आखिरी जो जंग है वो यहूदियों के साथ होगी। वो कहीं हिंदुओं के साथ नहीं लिखा, वो किसी और के साथ नहीं बल्कि यहूदियों के साथ होगी। और पत्थर पुकारेंगे, दरख्त पुकारेंगे, झाड़ियाँ पुकारेंगी कि ऐ मोमिन, मेरे पीछे यहूदी बैठा हुआ है। तो ये आप देख लीजिए कि आपने जो बात कही है उसमें बड़ा वज़न है। और ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, और ये बात उनको भी पता है अच्छी तरीके से। दूसरी जानिब आप देखें कि जो इसराइल है, वो भी एक नज़रिए की बुनियाद पे कायम हुआ, कनेक्टिड के ऊपर बाकायदा उसका माथे पे लिखा हुआ है। और पाकिस्तान के जो असेंबली है उसके माथे पे भी कलमा तैयबा लिखा हुआ है। तो ये एक जो आइडियोलॉजिकल हमारा एक मामला है, ये एक बड़ी अहमियत रखता है। दूसरी जानिब जो आपने ये बात कही, देखें ये जो ख़ास किस्म के बम इस्तेमाल किए गए, क्योंकि ये पथरीली ज़मीन है सारी गाज़ा के अंदर। और इसको ज़ाहिर है ये चाहते थे कि इतनी बमबारी की जाए कि उसके अंदर 2 फ़ायदे, एक तो उनका वहाँ जो जेनोसाइड है वो हो जाए, वहाँ के लोग खाली होके निकल जाएँ, और दूसरा ये है कि जब उन्होंने ये केनाल निकालनी हो तो फिर उसके लिए वो ज़मीन हमवार हो जाए और नरम पड़ जाए, ताकि वो आसानी से ये केनाल निकाल सकें। देखें, ये दुनिया जो है ना, ये हमने देख लिया ख़ास तौर पे गज़ा के मामले के ऊपर, कि दुनिया जो थी वो एक इकोनॉमिक एनिमल बन के रह गई। और यहूदियों का तो आपको पता है कि वो दुनिया का तमाम पैसा लेना चाहते हैं। ये एक अल्टरनेट बिल्ड करना चाह रहे थे कि किसी सूरत जो है हम डायरेक्ट दुनिया का तमाम कारोबार समेट के अपने पास ले आएँ। अब इसमें जो 3 चीज़ें बड़ी अहम हैं कि आखिर क्या वजह है कि तमाम आबनाएँ इस टाइम पे अंडर अटैक हैं। एक तो जो आपने देख लिया कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ है, जिसके ऊपर बात की जा रही है। बाब अल मंदब की आपने बात की। एक तीसरी आबनाए मलाका भी तो है, जहाँ तकरीबन चाइना को जो जाने वाला 80% ट्रेड वहां से होता है। 900 किलोमीटर का ये इलाका है। और इसके ऊपर इंडोनेशिया ने हालिया ये कहा है कि हम इसके ऊपर 2 दिन कबल कि हम इसके ऊपर टैरिफ आयद करेंगे। अब ये जो चीज है ये एक बड़ा इंडिकेट कर रही है कि अमेरिका ने जब ये देखा कि जंग तो खत्म हो गई है, बात तय हो गई है, हमारे फील्ड मार्शल, अब ये देखिए कितना बड़ा एक किरदार है कि वो एक तनहा शख्स गए, उन्होंने ईरान में 3 दिन कयाम किया, जो सुपर पावर अमेरिका ना करवा पाया, जो न्यूक्लियर पावर इसराइल ना करवा पाया, उन्होंने जाके वहां आबनाए हुर्मुज खुलवा दी। दिस वाज द फ्रेंडली एंड ब्रदरली जेस्चर बाय ईरान टूवर्ड्स पाकिस्तान, आई वुड से। और उसके बाद ये अब जब खुल गया तो फिर तो मामला तो खत्म हो गया था, फिर ब्लॉकेट करने की क्या जरूरत थी? इसलिए क्योंकि अमेरिका के थिंक टैंक्स ने, ब्रुकिंस ने और पीयू कॉर्पोरेशन ने, रैंड कॉर्पोरेशन ने और ब्रुकिंस इंस्टीट्यूट ने ये सोचा कि जनाब यहाँ तो मामला कुछ और है, ये तो दुनिया की हम चोक पॉइंट्स के ऊपर बैठ जाएंगे। और अगर हमने चाइना को कर्टेल करना है उसकी पावर्स को, तो इकोनॉमिकली उसको जो है हम उसकी जो सप्लाई लाइन है उसको चोक कर दें। और यही वो करना चाहते हैं इस सारे के अंदर, क्योंकि 2024 और 25 के अंदर जो उन्होंने अपनी नेवल एक्सरसाइजेज इंडोनेशिया के साथ कंडक्ट की, और साथ ही नेबरिंग कंट्रीज से अपने एरियल उन्होंने रास्ते मांगे कि अगर हमें जरूरत होगी तो आप हमें फजाई रास्ते प्रोवाइड करेंगे। बेसिकली चाइना को आइसोलेट करना है। लेकिन चाइना को इस बात का बखूबी आज से नहीं बल्कि पहले से पता है। इसको कहते हैं नाम है इसका मलाका डायलेमा। मलाका डायलेमा के नाम से ये बात जानी जाती है, और मलाका डायलेमा के अंदर सदर शी जिनपिंग इसके ऊपर बखूबी वाकिफ हैं, इसीलिए उन्होंने ऑल्टरनेट रूट्स डेवलप करना शुरू किए। लेकिन क्योंकि सी रूट्स जो हैं वो सबसे सस्ते हैं और ज्यादा उसके अंदर बड़ी ठीक है, तादाद में आता है, जबकि दूसरे जो ऑल्टरनेट आते रूट्स हैं हैं उस पे। उनके ऊपर टाइम लगता है। तो मेरी गुजारिश इसके अंदर आखिरी राइट। ये है
कि इसमें आप देखें कि ये जो अब जंग चल रही है, इसके अंदर अमेरिका कुछ मज़ीद हासिल करना चाह रहा है। ईरान के साथ ग्राउंड रियलिटीज़ आपको भी पता है, अमेरिका को भी पता है कि वो ये जंग नहीं जीत सकते। लेकिन क्योंकि जब तक अमेरिकी सदर के जिस्म जो कि अमेरिका का बना हुआ है, उसमें इज़राइली दिल धड़कता रहेगा, वो शरारत करने पे मजबूर हो जाएगा और वो शरारत क्या होगी ताकि अमेरिका की ताकत को इस खित्ते के अंदर डिस्टेबलाइजेशन फैक्टर के तौर पर इस्तेमाल किए जाए। और देखिए अगर कुएँ खुश्क होंगे तेल के जो कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश की वजह से ड्यू टू नॉन प्रोडक्शन तेल के कुएँ खुश्क होंगे, तो क्या वो सिर्फ ईरान के होंगे? क्या कुवैत, कतर, बहरीन और यूएई के नहीं होंगे? तो वो जो अमेरिका ये सोच रहा है वो इसलिए गलत सोच रहा है कि उसको जो पैसा देते थे जो ममालिक, वो अगर प्रोडक्शन नहीं करेंगे, जैसे आपने खुद भी कहा कि उनका बेड़ा गर्क हो चुका हुआ है ऑलरेडी और सबसे ज्यादा यूएई हिट हुआ है, टूरिज्म की भी वजह है और दीगर भी मामलात हैं। ऐसी सूरत के अंदर वो अगर ज्यादा देर यहाँ रहेंगे और इस आबनाए हुर्मुज को आप चोक रखेंगे तो नतीजा भयानक होगा अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर और इस रीजन और उनके एलाइज के ऊपर। अहमद हसन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। एक बात मैं ऐड कर दूं अब्दुल्ला साहब की बात पे, इसलिए चाइना इतना कीन है BRI को ख़त्म करने के लिए और CPEC इनिशिएट करने के लिए। प्लीज़ पाकिस्तानियों को अपनी आर्गूमेंट में ये भी समझाइएगा कि CPEC क्यों हमारी लाइफलाइन है और इसको हमने बनाना है। बस जिस तरह हमने एटम बम बना लिया सब ने मिलकर, CPEC और BRI को भी हमने कंप्लीट करना है। अहमद जी बहुत शुक्रिया मुबशर साहब, थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन। बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है और जिस तरीके से इस सारे जो जड़ है इस सारी का, जब ये कहा जाता है दैट इसराइल इज़ द डैगर इन द हार्ट्स ऑफ मुस्लिम, तो उसके बिल्कुल जो पॉलिटिकल रीजंस हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं आजकल की जियोपॉलिटिक्स को समझने के लिए। देखिए लेकिन इस मामले में इस वक्त जो सारी चेंजेस चल रही है उसमें मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने अगर अमेरिका को देखें, अमेरिका इस यूनिपोलैरिटी के अंदर, अमेरिका इज द सोल सुपर पावर इस यूनिपोलर सिस्टम के अंदर। और अभी ये जो यूनिपोलैरिटी है ये फेड आउट हो रही है और इसकी जगह इमर्जिंग मल्टीपोलैरिटी आ रही है। इसके साथ साथ आप पिछले 100 साल 200 साल अगर अमेरिका को देखें तो अमेरिका हमेशा से दुनिया में एक रिस्ट्रिक्टेड पावर रही है। वो आमतौर पे जो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं बहुत कैलिब्रेट करके उसमें शामिल होती है, या ज्यादातर तो हिस्टोरिकली वो शामिल होती ही नहीं रही। वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 पे बाकायदा किताबें लिखी गई कि अमेरिका इन जंगों में कब शामिल होगा, बिकॉज बहुत लेट अमेरिका आया। इवन यहाँ जब अफगानिस्तान के अंदर सोवियत यूनियन आया तो बहुत लेट अमेरिका ने इसके अंदर सपोर्ट। सो अमेरिका की हमेशा से पॉलिसी जो रही है और उनकी जियोग्राफिकली भी वो थोड़े आइसोलेटेड रहे हैं। लेकिन 1995 ऑनवर्ड्स अमेरिका के अंदर हमेशा से एक लॉबी मौजूद रही है जो ये चाहती रही है कि अमेरिका की पावर का इस्तेमाल किया जाए पूरी दुनिया के अंदर। अच्छा, 1995 ऑनवर्ड्स, 97 और 99 ऑनवर्ड्स एक अमेरिकन थिंक टैंक मंजर आम पे था, पहले का मौजूद लेकिन मंजर आम पे आता है, जिसको अमेरिकन इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट कहते हैं। और वहां पे एक शख्स होता है जिसको प्रिंस ऑफ डार्कनेस कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोग वाकिफ ही नहीं है उससे। उस शख्स का नाम था रिचर्ड बर्ड और वो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स पुराने जो हैं उनके एडवाइजर रहा हुआ है। तो वो शख्स एक ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट हैं जॉन पिल्गर, उसको इंटरव्यू देता है और कहता है कि एक टर्म इस्तेमाल करता है जिसका नाम होता है टोटल वॉर।